फिल्म मेकिंग की शुरुआत से भी बहुत पहले इंसान हॉरर कल्चर से अट्रैक्ट होता आ रहा है। भूत, चुड़ैलें, विचेस, डीमंस, हैलोवीन, रिचुअल्स, ये सभी इसी हॉरर कल्चर का एक हिस्सा है। जब कस्टमर्स इस तरह की कंटेंट के लिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं तो फिल्म मेकर्स उनके लिए हॉरर मूवीज़ बनाते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ को देखना एंजॉय करता हूँ। अगर आप हॉरर मूवीज़ को देखना एंजॉय नहीं करते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो स्क्रीन पे छोटी छोटी चीज़ें देख के डर जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें स्क्रीन पर हॉरर फिल्म चलते वक्त अगर डिस्टर्बिंग विजुअल्स ना दिखे तो उल्टा डिसहार्ट होकर फिल्म मेकर्स को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरी और आपकी सोच कहीं ना कहीं तो मिलती ही होगी। तो नंबर 10 पर है मैलम। I can see the fear in your eyes. You saw something you can't explain. ओके, तो नंबर 10 पर है मैलम, जो कि द लास्ट शिफ्ट का सेकंड सीक्वल है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि बिल लॉरेंस जो कि कॉप है वो 3 लड़कियों को एक रिचुअल से रेस्क्यू करता है और इस वाक़ये के कुछ दिन बाद ही वो अपने 2 साथियों को और अपने सर के अंदर गोली मार के सुसाइड कर लेता है। 1 साल गुजर जाता है इस हादसे को और इसके बाद जेनिफर लॉरेंस जो कि उसकी बेटी है वो सेम उसी पुलिस स्टेशन के अंदर अपॉइंट होती है जहाँ पर उसके बाप ने सुसाइड की थी। अपनी शिफ्ट के पहले दिन ही वो अपने बाप की सुसाइड के क्लूज को ढूंढने की कोशिश करती है और उसके सामने बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो कि पहले उसे पता नहीं थी। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में उसके आने से कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता है और जब वो अपनी मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है और अपने ऑफिसर्स को कॉल करती है तो तब भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। अब क्या वो इस सिचुएशन से निकल पाती है नहीं, इसके ऊपर ही पूरी फिल्म बनी है। फिल्म 31 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 221 मिलियन का बिजनेस किया है और ये फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी अगर आप हॉरर के फैन है तो। है द अनवेलकम। तो जैमी और माया जो कि दोनों लंदन के अंदर एक अपार्टमेंट में रहते हैं, उन्हें एक गुड न्यूज़ मिलती है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं। वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि उनके इलाके में रहने वाले कुछ गुंडे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस बात के गुजरने के कुछ दिन बाद जैमी को ये न्यूज़ मिलती है कि उनकी आंट जो कि स्कॉटलैंड में रहती थी उनकी सर्टन डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से और उन्होंने अपना अपाई घर जैमी के नाम कर दिया है। जब वो उस घर को आकर देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा होता है। उसके अंदर कुछ छोटे छोटे डैमेजेस होते हैं जो कि उन्हें रिपेयर करने होते हैं। उसके अलावा घर में कोई फॉल्ट नहीं होता। नेबर्स उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उनकी एक नेबर जो कि उनकी आंट की बहुत अच्छी दोस्त भी होती है वो उन्हें बताती हैं कि उनकी आंट ने इस इलाके में रहने वाले रेड कैप्स के साथ एक डील की थी जिसकी वजह से वो उसे रॉ मीट जो है हर बार उनके घर के पीछे वाले जंगल के दरवाजे के ऊपर डिलीवर करती हैं। पहले तो जैमी इस बात को नहीं मानता और परेशान होता है ये बात सुन के, लेकिन माया जो कि उसकी आंट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है वो कहती है कि मैं उसकी आंट की रिस्पेक्ट के अंदर ये रिचुअल जारी रखूँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर ये बात खुलना शुरू होती है कि उनकी आंट जो कि पहले इस घर के अंदर रहती थी इन रेड कैप्स ने उनकी जान बचाई थी और इस फिल्म के अंदर रेड कैप्स यानी कि बॉने उनको एक बहुत ही भयानक अंदाज से दिखाया गया है। हॉलीवुड फिल्मों के अंदर बोनो को एक बहुत ही स्वीट और फनी वे के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर बहुत ही खौफनाक वे के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो फिल्म तकरीबन 27 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। वर्ल्ड वाइड इसने 258 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया है बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ और एक बहुत यूनिक कहानी के साथ। आपको जरूर एंजॉय कराएगी। नंबर 8 पर है रन रैबिट रन। ओके, तो इस काउंटडाउन की अगली मूवी का नाम है रन रैपिड रन जो कि 19 जनवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है और फिल्म की कहानी 2 मेन किरदारों के ऊपर बेस्ड है। पहला किरदार जो है वो सैरा का कैरेक्टर है जो कि एक फर्टिलिटी डॉक्टर है और दूसरा किरदार माया का कैरेक्टर है जो कि उसकी बेटी और एक 7 साल की बच्ची है। अपनी बेटी के साथ में जन्मदिन पे वो उसे घुमाने के लिए लेके जाती है। जब वो वापस अपने घर पे आती है तो पता नहीं कहीं से एक रैबिट आ जाता है जिसे देख के मिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन सैरा को रैबिट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे उठा के अपने घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। बात देख के मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे खफा हो जाती है। अगले दिन वो स्कूल जाती है एक रैबिट का मास्क बना के अपने फेस के ऊपर और वो स्कूल में बहुत अजीबोगरीब बिहेव करती है। उससे सब लोग परेशान हो जाते हैं और सैरा को कॉल करते हैं और
जब वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है तो सारा फाइनली उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मेरे से कोई मसला है। मियाँ उसे बताती है कि मैं मियाँ नहीं हूँ, मैं एलिस हूँ और मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, और जो तुमने मेरे माँ बाप के साथ किया और जो बचपन में किया मैं उसका बदला लेने के लिए वापस आई हूँ। अब बचपन में सारा ने मियाँ एलिस के साथ क्या किया था, ये ही पूरी की पूरी कहानी है। और क्या इस फिल्म में एलिस बुरी है या सारा बुरी है, इन दोनों किरदारों बीच में जो कश्मकश है, और इसी के ऊपर ये सारा का सारा हॉरर डिपेंड करता है। और फिल्म में बहुत ज़्यादा जंप स्केयर्स और स्पेशल इफेक्ट्स वाले शॉट्स तो नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर के ऊपर और छोटे छोटे जंप स्केयर्स बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो कि इस फिल्म की मुझे लगी है कि ये फिल्म डायलॉग्स के थ्रू आपके दिमाग के अंदर हॉरर क्रिएट करने की कोशिश करती है। ओके, तो नंबर 7 पर है द टैंक। Some families have secrets. तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि बेन जो कि अपनी वाइफ के साथ एक पेट शॉप चलाता है, उसके पास उनका फैमिली लॉयर आता है और उसको बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही है। उसकी माँ की कस्टडी के अंदर एक घर था जो कि अब बेन को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये बात सुन के वो बहुत खुश होता है। जब वो अपनी फैमिली और अपने बच्चे को लेकर उस घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच और समंदर के किनारे के ऊपर है। और होता कुछ यूँ है कि जब वो उस घर को देखता है तो चारों तरफ से उस घर को दरख्तों ने घेर के रखा हुआ होता है और वहाँ पर बिजली और पानी का कोई रिसोर्स मौजूद नहीं होता। उस घर के अंदर एक टैंक होता है जो कि काफ़ी गहरा होता है, और पुराने ज़माने के अंदर इस तरह के टैंक्स घरों के अंदर बनाए जाते थे बारिश का पानी सेव करने और पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जब बेन उस घर के अंदर आता है तो उस टैंक के वॉल को खोल देता है और पानी चलना शुरू हो जाता है। उस टैंक के अंदर से उसे एक अजीबोगरीब से क्रीचर की लाश मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आस्ते आस्ते तो पता चलता है कि उस टैंक के अंदर कुछ अजीबोगरीब से काले रंग के क्रीचर्स रहते हैं जिन्होंने पहले उसके बाप के ऊपर हमला करके उसे जान से मारा था। और अब ये सब कुछ देखने के बाद जब इसके ऊपर ये इंकशाफ होता है कि ये घर रहने के बिल्कुल लायक नहीं है और काफ़ी ख़तरनाक है, तो इस घर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर्स उसके ऊपर हमला करते हैं और इसे जाने नहीं देते हैं। अब क्या ये इस सिचुएशन से अपनी फैमिली को निकाल पाता है या नहीं? यही पूरी की पूरी इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स हैं और एक बहुत अच्छी थीम है, डिफरेंट थीम है इस कहानी की, आपको ज़रूर एंटरटेन करेगी। नंबर 6 पर है There's Something Wrong with the Children's। Ready or not, here we come. मार्गरेट और बेन वीकेंड ट्रिप के ऊपर अपने फ्रेंड्स एलन और थॉमस से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि अपने बच्चे लूसी और स्पेंसर के साथ रहते हैं। अगले दिन वो जंगल में हाइकिंग के लिए निकलते हैं और उन्हें वहाँ पर एक अजीबोगरीब सा खंडर दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अंदर देखने के लिए जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। जब वो सब 6 लोग उस खंडर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक कुआं है जिसके अंदर कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ चमक रही है, और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके साथ जो 2 बच्चे होते हैं लूसी और स्पेंसर, वो एकदम से उस चीज़ को देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उनके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देख के वो अपने बच्चों को उठा कर डर के वापस ले आते हैं। वो बहुत ज़्यादा चुप और परेशान सा बिहेव कर रहे होते हैं। जब बेन उनसे पूछता है कि आपको कोई गेम्स वगैरह खेलनी है तो वो बोलते हैं कि हमें उस खंडर के अंदर वापस जाकर देखना है कि उस कुएं में क्या है। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उन्हें मना करता है और फिर सोने के लिए भेज देता है उन्हें। अगले दिन जब वो उठता है तो एलन और थॉमस अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और बेन उनकी इस रात वाली बात को सुन के फ़ौरन उस खंडर का रुख करता है, जहाँ पर उसे ये दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। और उसके देखते ही देखते जैसे वो उन्हें देखता है, अचानक वो उस कुएं के अंदर जंप मार देते हैं और नीचे की तरफ जब वो देखता है तो वो दोनों बच्चे मर चुके होते हैं। जब ये बात बताने के लिए वो अपनी बीवी को कॉल करता है तो उसकी बीवी से बताती है कि लूसी और स्पेंसर दोनों वापस आ चुके हैं। वो देख के बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और किसी को कुछ बोलता नहीं है। वो फ़ौरन उस गेस्ट हाउस के अंदर वापस जाता है और देखता है कि वो दोनों बच्चे तो बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन उन बच्चों की हरकतें देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले से बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं और उसे इस बात का यकीन होना शुरू हो जाता है कि ये वो लूसी और स्पेंसर नहीं है जिन्हें मैं जानता हूँ। और जब वो ये बात एलन और थॉमस को बताता है तो उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा पता चलना शुरू होता है कि ये लूसी और स्पेंसर नहीं है और क्या ये इस खतरे से अपने आप को बचा पाते हैं नहीं। इसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी है। फिल्म के अंदर फिल्म एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर है जिसे आप देखेंगे तो बोर नहीं होंगे। बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने इसको नरेट किया है इस स्क्रिप्ट को। नंबर 5 पर है कॉबवेब। Peter, sometimes
You have to make hard decisions to protect your family. What is that? The banging. You don't hear anything, Peter. सच बोलूं तो इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह थी होमलैंडर यानी कि एंथनी स्टार, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म के सीक्रेट्स मुझ पर रिवील होते गए और स्टोरी मुझे अपने अंदर खींचती गई, तो मैंने ओवरऑल एंड के अंदर इस फिल्म को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिल्म स्टार्ट तो बहुत ही नॉर्मल रूटीन के साथ होती है, जहाँ पर एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और काफ़ी डराडर और सहमा सहमा सा रहता है। लोग उसे धक्के मारते हैं, उसे बुली करते हैं, लेकिन जब भी वो रात को सोता है तो उसे अपने घर के कमरे के सामने वाली दीवार से आवाज़ें आती हैं, और जब वो वापस अपने माँ बाप को इस बारे में बताता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया करो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एक दिन अचानक वो उठकर उस दीवार को वापस खटकाई देता है और उसे एक आवाज़ आती है जो कि उसका नाम लेती है पीटर, और पीटर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ये बात सुन के। वो अपने माँ बाप को बताता है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि इस घर में चूहे हैं, इसकी वजह से ये दीवारें के अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस आवाज़ से बात करना शुरू होता है तो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि डर दूर हो जाता है, क्योंकि वो बताती है उसे कि मैं हूँ तुम्हारी छोटी बहन एलिस और मैं यहाँ पर काफ़ी अरसे से कैद हूँ, और मुझे तुम्हारे माँ बाप ने कैद करके रखा हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस दुनिया के सामने आ जाऊँ। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो आवाज़ उससे स्कूल में भी इसी तरह बात करती रहती है जिस तरह वो उससे घर में बात करती है, और वो उसे उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देती है। वो उसे ये बताती है कि उसके माँ बाप उसके दुश्मन है। उसके माँ बाप भी, क्योंकि वो उसकी हरकतें काफ़ी अजीब होती चली जाती हैं, इस वजह से वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे सज़ा देने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में यही होता है कि ये एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आगे क्या होता है और क्या पीटर अपने माँ बाप से बदला लेता है और उस आवाज़ का साथ देता है या फिर अपने माँ बाप का साथ देता है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा पता चलता है कि वो जिस आदमी की लाश थी वो कोई जादू कर रहा था कबाला का, जिसकी वजह से उसके अंदर वो स्पिरिट आकर समा गई और बाद में उसके बाप को भी इसने नुकसान पहुंचाया। अब क्या ये अपनी फैमिली को इस पूरी सिचुएशन से निकाल पाता है या नहीं, इसके ऊपर ये फिल्म बनी है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हॉरर सीन्स हैं। ऐसा कोई मोमेंट नहीं गुजरेगा जब आपको ये फिल्म सरप्राइज और थ्रिल नहीं करेगी। नंबर 3 पर है इंसीडियस द रेड डोर। Draw an experience that defines you. When I was 10, I was in a coma. But I don't even remember being sick. Sink deep into your memory and let's see what light can find. ओके, तो नंबर 3 पर है इंसीडियस द रेड डोर। इस फिल्म की कहानी इंसीडियस के सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू करती है, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि जॉश लैम्बर्ट और उसकी पूरी फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी सारी पुरानी यादें मिटा दी जाती हैं ताकि वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन के ज़रिए वापस डीमंस की डायमेंशन के अंदर ना पहुंच जाएं। इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं और हमें आगे ये दिखाया जाता है कि इनकी ग्रैंड माँ जो होती हैं वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहती हैं, और इसका जॉश का और उसकी बीवी का डिवोर्स हो चुका है, और इनका बेटा डेल्टन जो है वो अपने बाप से नफरत करता है। डोंट नो अबाउट द रीजन, लेकिन वो अपने बाप से नफरत करता है और वो एक आर्ट स्कूल ज्वाइन करना चाहता है, जिसके लिए इसका बाप इसको छोड़ने के लिए जाता है। और जैसे जैसे दिखाते हैं कि ये अपनी पेंटिंग्स के अंदर और अपने आर्ट के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अपने बचपन को याद करने और डिस्कवर करने की कोशिश करता है, तो वो पुराने डीमंस जो कि इसको छोड़ के चले गए थे वो इसे याद आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से इसकी फैमिली के ऊपर भी अटैक करते हैं, और उसका इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि 10 साल पहले ये सारे लोग इस चीज़ को भूल गए होते हैं। और अब आगे ये इस सिचुएशन को कैसे काउंटर करते हैं, इसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। फिल्म क्योंकि इंसीडियस के इससे बहुत सारे सुपर हिट पार्ट्स आ चुके हैं, इस वजह से इंसीडियस कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको मतलब हॉरर के जॉनर के अंदर जाना ना जाता हो। नंबर 2 पर है द पोप एक्सॉर्सिस्ट। You do. You only do because God allows it. Did he allow that?
फादर गैब्रियल जो कि चीफ एग्जॉर्सिस्ट होते हैं वेटिकन सिटी के, और उनके एग्जॉर्सिज्म के तरीके से चर्च के बहुत सारे सुपीरियर्स परेशान होते हैं। वो पोप के अलावा और किसी की बात नहीं सुनते हैं। एक दिन उनके पास एक केस आता है जिसके अंदर एक डीमन एक लड़के को पोसेस कर लेता है और वो सबको बोलता है कि गेट मी द प्रीस्ट। और चर्च की तरफ से इनकी तरफ एक ऑर्डर आता है कि जाएं और उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म करें। अब उस लड़के के जिस्म में एक डीमन ने पोसेस किया होता है जो कि किसी को भी अपना नाम नहीं बता रहा होता। वो इस पादरी को चैलेंज करता है कि मुझे हरा के दिखाओ वरना मैं इस लड़के को और साथ ही साथ पूरे वेटिकन सिटी के जितने भी प्रीस्ट हैं उनको मार डालूंगा। अब फादर गैब्रियल इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता चलता है कि चर्च का पाला पहले भी इस डीमन से पड़ चुका है और क्या वो इसको हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं। इस पूरी सिचुएशन के ऊपर पोप एक्सॉर्सिस्ट बनाई गई है। ये फिल्म साल की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है। सिर्फ हॉरर जो लोग एंजॉय करते हैं उनको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जो लोग मतलब एक बिगनर्स के तौर के ऊपर हॉरर देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये फिल्म एकदम से मुर्दा बिहेव करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद वो उठती हैं और अपने तीनों बच्चों को जान से मारने की कोशिश करना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जैसिका इसे धकेल के बाहर निकालती है, लेकिन एक के बाद एक वो इन सबको अपनी लपेट में लेने की कोशिश करती जाती है। और क्या जैसिका इसको हरा पाती है और अपने इन बच्चों को बचा पाती है नहीं, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है।